किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। पॉली हाउस में खेती किसानों के लिए वरदान। अब खेतों में नहीं जलेगा फसलों से जुड़ा कचरा। एक पौधे में फलेगा 25 किलो टमाटर और बीके यादव को कृषि जीवन ज्योति पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। कभी कभी मौसम की बेरुखी और बढ़ती लागत के चलते किसानों का खेती के प्रति कम होते मोह के बीच अत्याधुनिक पॉली हाउस तकनीक से की जा रही खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यही नहीं, आर्थिक रूप से बेहाल किसानों के लिए यह आशा की एक नई किरण के रूप में देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बख्तियारपुरा निवासी किसान सुरेश चंद्र यादव ने 1 एकड़ में पॉली हाउस तैयार कर नई तकनीक के जरिए मल्टी स्टार खीरा पैदा कर क्षेत्र में एक बड़े उत्पादक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। श्री यादव इटावा के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में प्रतिदिन 5 से 6 क्विंटल खीरा भेजकर 10,000 रुपए से अधिक कमा रहे हैं। उनका कहना है यह खीरा नहीं, उनके लिए हीरा बन गया है। सुरेश का कहना है कि उसके इस प्रयास को केंद्र के राष्ट्रीय बागवानी मिशन से भरपूर सहयोग मिला। उसने बताया कि 1 एकड़ जमीन पर उसने 42 लाख रुपए खर्च कर पॉली हाउस लगवाया। अब वह अन्य किसानों को भी इस तकनीक के जरिए खेती के नए नए प्रयोग सिखा रहा है। शहर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने की कवायद शुरू की जा रही है। अब खेतों में खेतीहर फसल से जुड़ा कचरा नहीं जलाया जा सकेगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की पहल पर कृषि अपशिष्ट व कचरे को वैज्ञानिक विधि से नष्ट करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। अब मनरेगा निधि से गड्ढे खोदकर खेतीहर कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। एनजीटी से हरी झंडी के बाद मंडलायुक्त के निर्देश पर अप्रैल से खेतीहर कचरे के निस्तारण की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। राजधानी लखनऊ के सभी 8 ब्लॉक की 507 ग्राम पंचायतों में इसे लागू कराने का निर्देश दिया गया है। नई कार्ययोजना से न सिर्फ वायु प्रदूषण पर लगाम लगेगा, वरन कंपोस्ट खाद तैयार होने से मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी। कंपोस्ट से पैदावार भी बढ़ेगी और रासायनिक खाद के इस्तेमाल को रोकने में भी मदद मिलेगी। एनजीटी खेतीहर कचरे को जलाए जाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के मद्देनजर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वैज्ञानिक टमाटर की एक ऐसी किस्म विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी किसान प्रति पौधा 20 से 25 किलोग्राम टमाटर की पैदावार कर अपनी आय में भारी वृद्धि कर सके। परिषद के कर्नाटक स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR हेसरघट्टा जलवायु परिवर्तन में आ रहे उतार चढ़ाव, अधिक वर्षा और सूखे की समस्या तथा बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए टमाटर की 3-4 उच्च उत्पादकता वाले संकर किस्मों के विकास का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। 4 साल पहले IIHR ने प्रति पौधा 19 किलो पैदावार देने वाले टमाटर की अर्क रक्षक किस्म को खेती के लिए जारी किया था। कर्नाटक के कई प्रगतिशील किसान अपने खेतों में अर्क रक्षक से प्रति पौधा 19 किलो पैदावार ले रहे हैं। टमाटर की अन्य किस्मों की पैदावार प्रति एकड़ 50 टन ली जाती है, जबकि अर्क रक्षक की पैदावार आदर्श स्थिति में 78 टन तक ली गई है। राजधानी के आसपास के इलाकों में इस बार अरहर की फसल में कई सालों बाद बेहतर फूल आने से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। किसानों के अनुसार अरहर की फसल में इस बार बेहतर फुलवार से उत्पादन काफी अच्छा होने की संभावना है। इससे सीजन आने पर अरहर की दाल काफी सस्ती हो सकती है। तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में कृषि की दशा में अभी तक कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। कृषि की दशा सुधारने के लिए कई स्तर पर काम करने की जरूरत है। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कृषि को सीधे बाजार से जोड़ना। कृषि उत्पादों को बाजार से सीधे जोड़े बिना किसान और कृषि दोनों की हालत नहीं सुधर सकती है। कृषि की हालत पर यह विचार नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में व्यक्त किए। वे विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। 2 दिवसीय सेमिनार का विषय कृषि आपदा मुद्दे, चुनौतियां और नीतियों का क्रियान्वयन था। सहकारी क्षेत्र की मिलों में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास करने पर उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के प्रबंध निदेशक बीके यादव को कृषि जीवन ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कर्नाटक के रायचूर स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री CR चौधरी ने दिया। आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं कि अनाज व सब्जियों के औसत थोक भाव बाजार किस प्रकार है।
गेहूं का भाव लखनऊ की मंडी में 1925 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1875 रुपए, सुल्तानपुर में 1685 रुपए, गोंडा में 1730 रुपए और बरेली में 1750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना का भाव लखनऊ की मंडी में 7500 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 8750 रुपए, सुल्तानपुर में 8250 रुपए, गोंडा में 8550 रुपए और बरेली में 7400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल का भाव लखनऊ की मंडी में 2240 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 2035 रुपए, सुल्तानपुर में 2350 रुपए, गोंडा में 2120 रुपए और बरेली में 2375 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंग का भाव लखनऊ में 6150 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 6040 रुपए, सुल्तानपुर में 5840 रुपए, गोंडा में 6120 रुपए और बरेली में 6050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर का भाव लखनऊ की मंडी में 6160 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 6100 रुपए, सुल्तानपुर में 5150 रुपए, गोंडा में 6230 रुपए और बरेली में 6000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में आलू का भाव लखनऊ की मंडी में 630 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 385 रुपए, सुल्तानपुर में 485 रुपए, गोंडा में 510 रुपए और बरेली की मंडी में 400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव लखनऊ की मंडी में 1100 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 875 रुपए, सुल्तानपुर में 925 रुपए, गोंडा में 950 रुपए और बरेली की मंडी में 850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लहसुन का भाव लखनऊ की मंडी में 9500 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 8400 रुपए, सुल्तानपुर में 9300 रुपए, गोंडा में 8350 रुपए और बरेली की मंडी में 7100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव लखनऊ की मंडी में 500 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 530 रुपए, सुल्तानपुर में 475 रुपए, गोंडा में 580 रुपए और बरेली में 575 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अदरक का भाव लखनऊ की मंडी में 2400 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1950 रुपए, सुल्तानपुर में 3150 रुपए, गोंडा में 2150 रुपए और बरेली की मंडी में 2600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हम आपसे गेहूं और धान की फसलों के विषय पर अक्सर बातें करते आए हैं, पर तिलहनी फसलों का अपना ही महत्व है। आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है सूरजमुखी की खेती की देखभाल, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर R.K. दोहरे जी, जो कि प्रोफेसर हैं कृषि प्रसार, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि तिलहनी फसलों में सूरजमुखी की क्या उपयोगिता है। बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों कि देखिए, रबी, खरीफ और जायद, ये हमारी 3 फसलें हैं जिनको हम पैदा करते हैं, उगाते हैं। हिंदुस्तान में जो हम देखते हैं कि तिलहनी फसलों का जो पैदावार है वो कम है और जो एरिया है वो भी कम है, जिसकी वजह से हमें आयात करना पड़ता है विदेशों से। उसको कमी को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो हमारी जो जायद की फसल है, जो अक्सर खाली छोड़ देते हैं और पानी की कमी या दूसरी अन्य समस्याओं के कारण, तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि तिलहनी फसलों को जायद में उगाएं और जिससे अधिक लाभ कमा के और ये एक तिलहनी फसलों का जो हमारा आयात है उसकी कमी करें। मतलब बहुत ही इसका उपयोग है, बहुत अच्छा उपयोग है। तो बहुत है। तो इसका क्या कोई सही समय होता है इसकी बुआई का, तिलहनी फसलों की? तिलहनी फसलों में जो अगर जायद की बात करें हम, तो जायद सबसे उपयुक्त समय है इस समय। और जो सूरजमुखी की बात हम करने जा रहे हैं, सूरजमुखी का ये फरवरी माह का द्वितीय पखवाड़ा या जो मार्च माह है उसका प्रथम पखवाड़े में सूरजमुखी की खेती की बुआई हम कर सकते हैं। और जब इसकी बुआई करेंगे तो इससे हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। और ये सूरजमुखी के बारे में जो हमें मुख्य चीज है, तो इसका ध्यान में रखना है। फरवरी तो लगभग पार हो गया है, तो अगर हम थोड़ी देरी से इसकी बुआई करते हैं तो क्या फसल पे कोई असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि समय पे बुआई करें, समय पे सिंचाई करें और समय पे जो खेती की जो भी तकनीकी है, जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है,
उसको अगर समय पे उत्पादन करते हैं, समय पे बुआई करते हैं, तो बहुत अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होगा और बहुत से जो बीमारियां हैं, रोग हैं और जो अन्य समस्याएं हैं उनसे हम छुटकारा भी पा सकते हैं। मतलब समय का ध्यान देना समय, बहुत जरूरी जी, है जी। इस खेती में। अच्छा, तो क्या कुछ तापमान का भी योगदान होता है कि तापमान जैसे फरवरी है या फिर जनवरी है तो तापमान बहुत कम होता है इसमें, तो क्या ज्यादा कम तापमान पे बुआई करने से कोई असर पड़ता है? नहीं, जो जायद की बात हम करेंगे, जायद में तो अभी अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जी। तापमान बढ़ेगा और ये फरवरी जो लास्ट है और मार्च के फर्स्ट वीक तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अच्छा। सूरजमुखी की। तो जब इसको हम समय पे बुआई कर देंगे तो तापमान का अंतर ज़्यादा नहीं आता, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी फसल नहीं होती है। ये 75 से 80 दिन की फसल है। अच्छा। और लगभग मई में ये पककर तैयार हो जाती है। तो इसलिए जो अगर हम समय पे बुआई कर देंगे तो समय पे हमारी कटाई हो जाएगी और बहुत ज़्यादा गर्मी और तापमान का असर इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जायद में हम पैदा करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमें उसी टेम्परेचर पे सिंचाइयों आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। डॉक्टर साहब, सूरजमुखी की खेती में कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, आप इस बारे में हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। ये जो प्रजातियों का चयन हम करेंगे, हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि एक तो अच्छी प्रजातियों का चयन करें। जी। प्रजातियों में ध्यान ये रखना है, चूंकि सूरजमुखी के फसल में संकुल और संकर दो तरह की प्रजातियां होती हैं। अच्छा। तो इसमें जो संकुल हैं उसमें दो प्रजातियां हैं जो मुख्यतः किसान भाई बोते हैं, जिनसे उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। वो है मॉडर्न अच्छा। और एक सूर्या। मॉडर्न ऐसी प्रजाति है जो कि पकने की अवधि इसकी 75 से 80 दिन में ये तैयार हो जाती है और पौधों की ऊंचाई 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसकी ऊंचाई होती है। जो इसका मुंडक, जिसको मुंडक बोलेंगे, जो फ्लावर होता है इसका फूल, जी, जो छत्ता बनता है उसको मुंडक बोलते हैं हिंदी में। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इस तरह की प्रजातियों का ध्यान रखें कि जिसमें मुंडक का व्यास अच्छा हो, और जब मुंडक अच्छा होगा, बड़ा होगा, तो नेचुरल है कि उत्पादन अच्छा होगा। अधिकतम उपज जो ये हमारी मॉडर्न प्रजाति है, इसका 18 कुंतल, लगभग 18 से 20 कुंतल उत्पादन प्रति हेक्टेयर की दर से हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। जी। और जो ये तेल प्रतिशत है, देखिए किसान भाइयों, तिलहनी फसलों में जो हम इस तरह की प्रजातियों का अक्सर चुनाव करें जिनका तेल परसेंट अच्छा हो, तेल प्रतिशत अच्छा हो, तो ये 34 से 38 प्रतिशत के लगभग इसमें तिलहनी फसलों में जो हमारी मॉडर्न प्रजाति है सूरजमुखी की, इसमें हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी एक हमारी प्रजाति है सूर्या। सूर्या भी ऐसी प्रजाति है जो 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका जो मुंडक का व्यास है वो भी 12 से 15 सेंटीमीटर के लगभग होता है और मुंडक बड़ा होता है इसका भी। और 80 से 100 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है पौधे की और इसका उत्पादन भी 12 से 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त हो सकता है। और इसका भी जो तेल प्रतिशत है वो 35 से 37-38 प्रतिशत तक इसका भी उत्पादन हमें प्राप्त हो सकता है। दूसरी हमारी जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं, जिनको हाइब्रिड बोलते हैं, संकर बोलते हैं हिंदी में। तो किसान भाइयों, आजकल जो संकर प्रजातियां हैं जिनका बहुत अच्छा उत्पादन हमें मिलता है, जब हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करते हैं जी। तो इसमें KBSH1 एक प्रजाति है जिसका 90 से 95 दिन में जो पक के तैयार हो जाती है और 150 से 180 सेंटीमीटर इसकी पौधे की ऊंचाई है। पौधे की ऊंचाई थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होती है। अच्छा। और जो इसका मुंडक का व्यास है ये बड़ा होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर के लगभग इसका मुंडक होता है। अच्छा। और जो उत्पादन है इसका लगभग 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान भाई। दूसरी संकर प्रजाति है SH3322। ये एक अच्छी प्रजाति है ये भी और इसका 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका भी जो 150 से 180 सेंटीमीटर के लगभग ये मुंडक का व्यास होता है। तो जब मुंडक बड़ा होगा तो इसका उत्पादन भी अच्छा होगा। और 15 से 20 अभी आप बता रहे थे कि पौधे काफी ऊंचे होते हैं, ऊंचाई के बारे में बात कर रहे थे, तो मिट्टी चढ़ाना होता है इसमें, तो कैसे पौधों को गिरने से बचाया जा सके उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। देखिए किसान भाइयों, ये तो बहुत अच्छी बात है जब ये निराई गुड़ाई हम करेंगे खेती में जी। तो ये ऐसी फसल है जब गर्मियों में आ रही है और हम सिंचाई करेंगे
तो सिंचाई के बाद फिर हमें मिट्टी चढ़ाना पड़ता है और वो बहुत ही उचित तरीका है। मिट्टी चढ़ाने पे जो खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा और पौधा जब ऊंचाई में होगा, जिस पौधे की ऊंचाई अच्छी होगी तो उसमें मिट्टी चढ़ाने से वो पौधा गिरने से हम बचा सकते हैं। अच्छा, तो ये एक महत्वपूर्ण कृषि कार्य है। ये बताइए कि ये बहुत ही कम दिनों की फसल होती है, आपने कहा 70 दिनों की 80 दिनों की फसल होती है, तो इसमें निराई और गुड़ाई और सिंचाई कितने कितने दिनों के अंतराल पे करनी चाहिए? इसमें लगभग 3 से 4 सिंचाइयाँ महत्वपूर्ण होती हैं और जो पहली सिंचाई वो बुआई के 20 से 25 दिन के बाद पहली सिंचाई करनी होती है। और जो मुख्य ध्यान में रखना है कि एक तो फूल निकलते समय, जब फ्लावरिंग हो रही हो, फूल निकलने का की स्टेज हो फसल में, उस समय सिंचाई एक महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए उस समय हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि उस फसल में सिंचाई का विशेष पहले से ही तैयारी करके रखें। अच्छा। और दूसरी सिंचाई एक दाना पड़ते समय। अच्छा। अगर सिंचाइयों की संख्या कम है तो ये 2-3 सिंचाई में भी हमारे किसान भाई इस फसल को तैयार कर सकते हैं। वैसे तो 4-5 सिंचाइयाँ चाहिए और हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो 4-5 सिंचाइयों की व्यवस्था करके जायद में सूरजमुखी उगा सकते हैं। अच्छा, तो सूरजमुखी की फसल उगाई, फिर उसकी कटाई के क्या तरीके हैं? क्या सारे फूल छत्ते एक बार में काटे जा सकते हैं या फिर सबका अलग अलग समय होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों। देखिए, ये जब पककर तैयार होगी तो लगभग एक साथ पूरी फसल आएगी और जो भी मुंडक हमारा पहले तैयार हो जाए, पक जाए, उसको पहले काट लें। और एक बहुत ही जो ध्यान रखने वाली बात है जी कि मधुमक्खी जब इस मुंडक इसका बन रहा होता है, उस समय अगर मधुमक्खियां आपके फसल में कहीं से आई या आपने मधुमक्खी का भी पालन इसके साथ किया जी, तो इस फसल के लिए जो हमारी पैदावार है, मधुमक्खियों का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमें देखना होता है कि अगर मुंडक पे जाके हमें एक कपड़े से जी उस मुंडक को रगड़ना होता है, अच्छा, तो उसकी वजह से उसमें जो परपरागण की क्रिया है वो अच्छी होती है। अच्छा, और इसका हमें ध्यान रखना होता है। अगर मधुमक्खियां हमारे खेत में हैं तो वो काम वो स्वयं कर देती हैं, जो वो काम हमें खुद को मैनुअल नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो मधुमक्खियां का पालन अगर हम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और इस फसल को अधिक पैदावार देने में मधुमक्खियों का बहुत अच्छा योगदान होता है। अच्छा, इसके आर्थिक महत्व क्या है? किसान भाइयों को आर्थिक लाभ कैसे होगा सूरजमुखी की खेती का? देखिए किसान भाइयों, जायद में हम पैदा करने जा रहे हैं सूरजमुखी को, तो जब भी जायद की फसल ऐसी होती है जो अधिक लाभ की होती है जी, और ये एक जो टाइम बचा हुआ होता है, मुख्यतः हम जो फसलें उगाते हैं वो रबी और खरीफ में उगाते हैं। लेकिन जायद में किसानों के पास बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो जायद में सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं जी। अच्छा। और इससे अधिक लाभ होगा। दूसरा एक अहम बिंदु है कि जो भी इस सिंचाई में वैज्ञानिक तरीके से जो भी किसान भाइयों को बताया गया है वैज्ञानिक तरीके से, जैसे प्रजातियों का चयन जो मुख्यतः है वो प्रजातियों का चयन अच्छे से करें, अच्छी तो प्रजाति का चुनाव से ही लेकर चलना पड़ता है, अच्छी प्रजातियों का चयन करें और जो खाद एवं उर्वरक है उसका संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। किसान भाई देखते हैं कि वो बिना मृदा परीक्षण के अच्छा, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मृदा को मृदा परीक्षण करा लेना, मृदा परीक्षण करवा के उपरांत ही वो अगर उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो हमारे किसान भाइयों को अधिक फायदा होगा। हो सकता है कि उसमें उतनी मात्रा नाइट्रोजन की न जरूरत हो जी, जो मृदा में पहले से मौजूद है। अच्छा। और हमारे किसान भाई जब अधिक नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटास देते हैं तो वो यूजलेस हो जाता है और बेकार होके वो मृदा में या फसल में काम नहीं आता है। अच्छा। बल्कि मृदा को नुकसान पहुंचाने में भी रोल होता है उसका। डॉक्टर साहब, कटाई के बाद क्या भंडारण की भी कुछ सुविधाएं हैं हमारे क्षेत्र में? जी हाँ, बहुत भंडारण में बहुत ध्यान रखने की बातें हैं। जो भी चाहिए कि भंडारण कटाई के उपरांत जब भी ये फसल पककर तैयार हो जाती है तो कटाई के उपरांत इसको भंडारण में रख सकते हैं। और तिलहनी फसल है, कोई बहुत जल्दी खराब नहीं होती है, तो जो तिलहनी फसलें हैं उसमें बहुत जल्दी कोई इंसेक्ट या उसका प्रकोप कमी होता है, तो बहुत ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। भंडारण या डायरेक्ट ले जाके मार्केट में वो बेच सकते हैं हमारे किसान भाई, या जो तेल निकलवा कर भी इसका
वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन का अंक। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियों का आप भरपूर लाभ उठाएंगे। हम इसी तरह नई नई जानकारियों के साथ आपके पास आते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।